ओके, लेट्स स्टार्ट। सब लोग आ गए? तो लास्ट क्लास देखो, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हो, रिपीट कर रहा हूँ, जो पुराना लेक्चर है उस लेक्चर को पहले आप एक बार देख लेना। ज्यादा लेक्चर नहीं है। कुछ भी दिक्कत होता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो शिखा का कहना है कि जो लेडर बनाया था उसको एक बार रिपीट करिए, ठीक है? कैसा था ये? एक लेडर नेटवर्क दिया हुआ है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का, है ना? यस ये सर। अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे आर, सारे रेजिस्टेंस बराबर है। ये आर भी दिया हो सकता है, 1 ओम भी दिया हो सकता है। कोई बात नहीं, आर पकड़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आर ए। और क्या था? दूसरा नेटवर्क ऐसे दिया हुआ था। ये भी अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे दिया हुआ था आर बी। और बोल रहा था कि आर ए एंड आर बी का, इस दोनों से देख के हमको बताना है वेदर आर ए इक्वल टू आर बी। दूसरा बोल रहा है आर ए इज लेस देन आर बी। तीसरा बोल रहा था आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। यही था जहां तक मुझको याद है। ठीक। अब इसमें देखो क्या हुआ। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो आर ए है ये तो इनफाइनाइट लेडर है। आर बी है, ये भी क्या है? इनफाइनाइट नेटवर्क है। इसमें से अगर मैं कुछ एक पार्ट हटा दूं, एक पार्ट अगर हटा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा का क्या होगा? आर ए ही होगा, है ना? यहां से आरबी जब मैं देख रहा हूं तो यहां पे अगर देखे तो दिस रेजिस्टेंस, देन दिस रेजिस्टेंस, अगेन दिस रेजिस्टेंस, एंड देन दिस रेजिस्टेंस। सो ये किसको रिपीट कर रहा है? ये आर ए ही तो है। ये आर ए है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यहां से शुरू करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यहां से शुरू करके अगर पूरा नेटवर्क देखे तो ये पूरा एंटायर नेटवर्क क्या है? आर ए है मेरा, है कि नहीं? तो इस एंटायर नेटवर्क को मैं क्या कर सकता हूं? आर ए से रिप्लेस कर देता हूं। ये पूरा का पूरा नेटवर्क को आर ए से रिप्लेस करता हूं तो कैसा होगा? ये वाला एक आर रह जाएगा, सारे आर है, एक आर रह जाएगा। और यहां से लेके पूरा नेटवर्क, इसको मैं बोल रहा हूं आर ए। अब आर बी क्या हो गया? आर बी इज आर ए पैरेलल आर, आर ए पैरेलल आर। और जब कभी भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब आर ए के साथ आर में पैरेलल लगा रहा हूं तो आर बी का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली आर ए से क्या होगा? कम होगा। सो आर ए इज ग्रेटर देन योर आर बी। आर ए इज, अब समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया अभी। ठीक है। दूसरा जो तुम पॉइंट बोल रहा है कि सर इक्विवेलेंट नेटवर्क निकालने का किस तरीके से देखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पहले भी करवाया है, देख लेना। 5 रूल दिखाता हूं।
रूल नंबर 1, क्या रूल है? सबसे पहले हमको क्या देखना है, वेदर देयर इज एनी सीरीज पैरेलल कनेक्शन और नॉट। तो सबसे पहले हम पूरा नेटवर्क में ढूंढेंगे कहां कहां पे हमको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे। जहां पे भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा, हम सबसे पहले उसको सॉल्व कर डालेंगे। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हम क्या देखेंगे कि कहीं पे स्टार डेल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। सीरीज पैरेलल देखेंगे, फिर स्टार डेल्टा देखेंगे। अब देखो, जब डेल्टा देखने जाओगे तो रूल नंबर 2 याद रखना कि जहां कहीं पे भी दो डेल्टा दिखे, जहां कहीं पे भी क्या दिखे, दो डेल्टा दिखे, तो क्या करना है, दो डेल्टा दिखे तो क्या करना है, पहले इन दोनों डेल्टा को ये देखना है कि क्या ये बैलेंस ब्रिज बना रहा है कि नहीं है। क्या ये बैलेंस ब्रिज बना रहा है कि नहीं है। क्योंकि जहां कहीं पे भी दो डेल्टा होगा, वो क्या होगा, एक वेस्टर्न ब्रिज दिखेगा। तो अगर बैलेंस ब्रिज है तो क्या हो जाएगा, हम बीच का ये जो डंडा है इसको हटा देंगे, ये सीरीज में आ जाएगा, ये सीरीज में आएगा और कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा। क्लियर। तो जहां कहीं भी दो डेल्टा दिखे, हम देखेंगे क्या ये एक ब्रिज सर्किट बन रहा है और बैलेंस ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो बैलेंस ब्रिज नहीं बन रहा है और दो डेल्टा है, क्या बोला, अगर वो बैलेंस ब्रिज नहीं बन रहा है और अगर दो डेल्टा है, तो क्या करेंगे, एक डेल्टा को हम लोग क्या करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक डेल्टा को हम क्या करेंगे, स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर दो डेल्टा है, पकड़ लो ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है मुझको, खोल के कुछ करके, तो दो डेल्टा दिखा, मैंने क्या किया, कोई एक डेल्टा को मैंने स्टार बना दिया। जैसे ही मैं स्टार बनाऊंगा एक डेल्टा को, तो कैसे दिखेगा, ये वाला लाइन हट जाएगा, ये वाला लाइन हट जाएगा, ये वाला लाइन हट जाएगा। तो सर्किट कैसा दिखा, सीरीज पैरेलल में आ जाएगा, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, उसके साथ ये वाला सीरीज में है। तो आ गया सीरीज पैरेलल फिर से। तो जहां कहीं भी हमको क्या कहेंगे, जहां कहीं भी हमको दो डेल्टा दिखेंगे, हम उसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सीरीज पैरेलल सर्किट ढूंढेंगे। अगर कहीं पे तीन डेल्टा दिखे तो क्या करें सर, एक साथ मुझको तीन डेल्टा दिखे, इसका आसान तरीका है, पहले ये दो डेल्टा से सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा उसको करो, वो भी एक तरीका हो सकता है ना। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है, दो डेल्टा में बैलेंस नहीं है, दो डेल्टा में बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ना इनर डेल्टा जो है बीच वाला, उसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं। इसको स्टार में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है, देखो दोनों एक साथ हो जाएगा। इनर डेल्टा जो है उसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर दिए, तो ये इस टाइप से कुछ हो गया। अब क्या हो गया, ये सीरीज और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज और दोनों फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो रूल नंबर 3 क्या हो गया, अगर तीन डेल्टा दिखे तो क्या करेंगे, अगर तीन डेल्टा दिखे मुझको, तो इनर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे।
अगर 4 डेल्टा हो तो क्या होगा? अब तो आसान है। अगर 4 डेल्टा हो तो क्या होगा? रूल नंबर 4, कि भाई 4 डेल्टा दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? दो ऑपोजिट डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। दो ऑपोजिट डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। ठीक है। 4 डेल्टा हो गया, तो मैं दो ऑपोजिट, इसको करूंगा तो इसको करूंगा। अगर बैलेंस है तब तो बात ही नहीं है। इफ बैलेंस, तो इस सर्किट को कर लो, यहां से ये वाला हट जाएगा। अगर ये बैलेंस है तो ये हट जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर ऑपोजिट डेल्टा को क्या करेंगे? स्टार में कन्वर्ट करेंगे और फिर ट्राई करेंगे। तो ये एक बेसिक रूल है, थंब रूल हम मान के चल सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इजी अप्रोच कर सकते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। तो मोटा मोटा ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल पाएंगे, जितना हमने प्रैक्टिस किया है उससे, अभी तक जितना किए हो तो सारा नॉलेज से हम लोग कर सकते हैं। चलो, आज ना मैं थोड़ा चार्ज की बात करूंगा। किसकी बात करेंगे? और चार्ज। चार्ज क्या है बताओ? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज चार्ज? when an atom loss or gain an हम्म electron, then it's called charge. हम्म हम्म। मैंने पूछा व्हाट इज चार्ज, तुमने बोला एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करता है तो उसे चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या ये सही पार्टिकल, डेफिनेशन हुआ? तब वो चार्ज पार्टिकल बन जाता है, तब मैं वही समझाना चाहती हूँ। चार्ज बॉडी बन जाएगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हो गए, लेकिन व्हाट इज चार्ज? कितना बेसिक चीज है ना। चार्ज तो बोलते रहते हैं, बट अगर हम पूछे कि व्हाट इज चार्ज, तो क्या दिखता है, क्या समझ में आता है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? अगर उसको हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स अप्लाई करता है। तो चार्ज जो है वो क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और उसका क्या है? अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये चार्ज होता कहां पे है? ये मैटर के एटम्स के अंदर प्रेजेंट है। हमको पता है जितना सारा मैटर है वो किस चीज से बना है? एटम से बना है। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल मिलके मैटर होते हैं। और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, उस एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके चारों तरफ बाहर में कहीं इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज क्लाउड बन के घूम रहे हैं। इस चार्ज का डिस्कवर कहां से हुआ? सबसे पहले किसने इसको आइडेंटिफाई किया? एनीवन? डेल्टन। नहीं। जे जे थॉमसन। हाँ, जेरी फंक्शन। जे जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने चार्ज को, मतलब क्या था, एक्सपीरियंस तो लोग कर रहे थे, और ये अट्रैक्शन देख रहे थे, भाई कुछ एक तो है चीज, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे।
जे थॉमसन ने देखा कि हाँ ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना ये एटम्स के अंदर ही है, और उन्होंने एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल का नाम क्या दिया था? उस मॉडल को हम बोलते हैं प्लाम पुडिंग मॉडल। पूरी मॉडल। पुडिंग मॉडल बोला जाता है उसमें, है ना? कि भाई जो चार्ज है ना, उन्होंने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा फैला हुआ है एटम के अंदर। क्योंकि उससे पहले जे थॉमसन से पहले ये शुरुआत, एटम्स का शुरुआत सोचो 650 बीसी, डेमोक्राइटस, उन्होंने बोला था कि मैटर जो है वो एटम से बना है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये एक सॉलिड होगा और इनविजिबल है, इनडेस्ट्रक्टिबल है, और हर एक मैटर का एटम जो होता है वो अलग अलग टाइप का दिखता है, अलग अलग टाइप से बन रहा है, इस तरीके का कुछ सोचे थे। इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल की इसको और डिस्ट्रक्शन नहीं है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। फिर वो था 650 बीसी का। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी जब आया तो हमारे डेल्टन साहब बोले, तो मोटा मोटी डेमोक्राइटस के साथ मिल रहा था एटमोस एटम्स, कि हाँ ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं, यही फंडामेंटल चीज है। बट जब चार्ज की बात आई और उससे रिलेटेड चीजें सामने आई, तो जे थॉमसन ने बोला नहीं, ये जो एटम है ये एक सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड ही उनके समझ में था, लेकिन उन्होंने कहा इसके अंदर क्या है, चार्ज है, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, और निगेटिव चार्ज जो है वो बीच बीच पे स्प्रेड है। अटका हुआ है, जैसे जैसे पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर वाटरमेलन में वाटरमेलन। उसके शीट्स होते हैं। तो ये एक आइडिया दिया उन्होंने। फिर कुछ सालों बाद कौन आया? रदरफोर्ड। रादरफोर्ड। रादरफोर्ड ने ये बोला कि रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट क्या है? गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। अल्फा गोल्ड फॉयल पार्टिकल। एक्सपेरिमेंट। हाँ, अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो एटम है ना ये सॉलिड तो है नहीं, इसमें बहुत सारे बीच बीच में खाली क्या है, स्पेस। स्पेशियस है, खाली स्पेस है। और जो खाली स्पेस है उनके बीच में उन्होंने बोला सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। प्रेजेंट है, और जिनको उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच में काफी सारे वैक्यूम है, स्पेस है, एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस है। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये सॉलिड बॉडी देख रहे हैं और ये बोल रहा है बंदा कि इस एटम जो है ना वो बना हुआ है, इसमें स्पेस बहुत सारा है, ऐसे कैसे? फिर सवाल आया रदरफोर्ड को कि अगर ऐसा है, चलो मान दिया आपकी बात, तो हमने माना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपने दिखा दिया मुझको गोल्ड फॉयल से कि ऐसे करके स्ट्रेट निकल जा रहा है, ऐसे करके वो बीम बैंड हो जा रहा है, तो हमने मान लिया सेंटर में ये है वो है, वो सारा चीज मान लिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के आके न्यूक्लियस में चला जाता, न्यूक्लियस में चला जाता तो फिर एटम खत्म। तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आके न्यूक्लियस पे डिमिनिश हो जा रहा है। तो उस बात को प्रूफ किया किसने? नील बोर। नेल बोर ने। नेल बोर। अब आया हमारा प्लेनेटरी जो कॉन्सेप्ट है एटम का। नेल बोर ने बोला नहीं रदरफोर्ड साहब, ठीक है, बीच में पॉजिटिव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज, ये क्या कर रहा है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो क्योंकि ये घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, है ना? ऑल मूविंग एलिमेंट्स हैज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन अगर काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है, तो और ड्यू टू इनर्शिया वो इससे जाने की कोशिश कर रहा है, निकल जाना चाहता है, तो इसको बांध के रखेगा कौन? इसको बांध के रखेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू। दो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगी। अब ये फोर्स अगर इसको बांध के रखती है तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये इस पाथ पे घूम रहा है। बोला ठीक है। और क्या है? क्योंकि ये न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस है, तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाओ तो इस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो देखने को मिलेगा। और बाई कैलकुलेशन, हालांकि हमको जरूरत नहीं है अभी उस कैलकुलेशन की, जब हमने कैलकुलेट किया इस चीज को तो हमने देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पोजीशन पे वो कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो इसका कैलकुलेशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल एनर्जी क्या है? निगेटिव आ रहा है। क्योंकि टोटल एनर्जी निगेटिव है इसीलिए ये यहाँ पे घूम रहा है और बॉन्डेड है। अगर पॉजिटिव एनर्जी होता तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस छोड़ के निकल जाता है, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। तो जो हमको बेसिक चार्ज दिखता है वो चार्ज कहाँ है? वो एटम के अंदर है। हर एक मैटर जो है वो बना है एटम से। एटम्स के अंदर क्या है? एटम्स के अंदर चार्ज है। उस चार्ज में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रोटेट कर रहा होता है। और ये भी अपना अपना एक एक के शेल, एल शेल, एम शेल, इस टाइप से अपना अपना एक एनर्जी लेवल पे रोटेट कर रहा है। ये नील बोर का कॉन्सेप्ट है। फिर रिसेंटली हमको पता चला स्क्रोडिंजर इक्वेशंस वगैरह से कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उससे देखा कि ये एग्जैक्टली हम लोग जैसे सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा कोई घूम नहीं रहा है। ये बस वाइब्रेट कर रहा है और एक क्लाउड फॉर्मेशन में है। तो इसको ना हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका पोजीशन क्या है उस बात से। चलो छोड़ो वो सारी बातें, लेकिन हमको इतना आइडिया आ गया कि भाई ये जो चार्ज बोलते हैं तो चार्ज है क्या चीज? चार्ज क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। वो हमारे अंदर है। ये मेरे सामने जो बोर्ड है उसमें है, हर एक चीज में है। जितना भी मैटर है उसमें ये चीज मौजूद है। अब एक एटम को लेते हैं तो हमने देखा उसके जो न्यूक्लियस है उसमें दो चीज दिखते हैं हमको। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। कैन यू टेल मी द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एनीवन? 1.6 into 10 to the minus 9. 1.6 to 10 to the power of minus 19 coulomb. Very good. What is the charge of a proton? 1 same 1.6 into 10 to the minus 9. 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. ये क्या है? ये पॉजिटिव है और ये Negative. this is minus 1.6 into 10 to the minus 19. This is plus 1.6 into 10 to the minus 19. Now in a neutral atom, the number of electron is equal to number of proton. In a neutral atom, number of electron equal to number of proton. Proton. So इलेक्ट्रॉन जितना है प्रोटॉन उतना है, तो फिर ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। अब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल गया, इसको अगर एनर्जी मिल गया, कितना एनर्जी? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना लगा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उससे ज्यादा एनर्जी अगर मैं इसको दे दूं तो ये तो रोटेट कर रहा था, ये क्या होगा? स्विंग करके निकल जाएगा, है ना? निकल जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रह जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो ये कैसा चार्ज बनेगा? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन Proton. जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज Ion. आयन बनेगा, है ना?
इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज आयन। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन की अनायन? कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग कैटायन बोलते हैं। चलो ठीक। अगर कहीं से इसने कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो निगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी कैसे? एनर्जी कैसे मिल सकती है इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिल सकती है? क्या उसको खाना खिलाएंगे? कैसे मिलेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो ही तरीके से मिल सकता है। वन इज ठीक। हीट और लाइट। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना है तो आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इसमें लाइट फीड करना है या फिर हीट करेंगे तो इसको एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी से वो निकलेगा। ओके। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? हाँ भाई। 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. What is the mass of proton? Anyone? 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg. ये सब वेरी बहुत ही बेसिक बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं, इसको याद। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ। हमने बोला चार्ज दो तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, है ना? हमको कैसे पता कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा और नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा? और ये पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने से अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज होने से डिफर करता है, ऐसा क्यों? कैसे डिफाइन करोगे पॉजिटिव चार्ज कौन है और नेगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो पॉजिटिव है, जो गेन करते हैं वो निगेटिव है। देखो, पॉजिटिव चार्ज वो सारे चार्जेस है जिससे ना लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उससे निकल रहा है। नेगेटिव चार्जेस आर दोस चार्जेस जहां पे क्या हो रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड डायरेक्शन, तो वो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको रिपेल करेगा, है ना? सिंपल। दिखा? व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स ऑफ तो फोर्सेस आर इलेक्ट्रिक दी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ओके। electric lines of forces come out of positive charges and comes into the negative charges। जैसे मैग्नेटिज्म में हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल किसको बोलते हो? नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं? नॉर्थ पोल इज दैट पार्ट ऑफ द मेटल, अल्टीमेटली मैग्नेट मेटल, दैट पार्ट ऑफ द मेटल फ्रॉम व्हिच द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर coming out of the metal। South pole is that part of the metal जहां पे क्या हो रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट, वी आर सेइंग पॉजिटिव चार्ज। जहां पे जाके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज हो जा रहा है उसको बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज। जिस पॉइंट से या फिर जिस फेज से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट टू द ईयर, वी आर कॉलिंग दिस इज नॉर्थ पोल। एंड जहां पे जाके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन हो रहा है उसको बोल रहे हैं साउथ। अब इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल्स में जस्ट अंतर क्या है? अंतर ये है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेटली कंसीडर भी कर सकते हैं, बट मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी मैग्नेट को तोड़ दो तो ये यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, है ना। अब कितना भी छोटा करो तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल दिखेगा ही दिखेगा, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल या फिर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अलोंग एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डाइपोल। सो मैग्नेटिक मैग्नेट जो है इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, हमेशा नॉर्थ और साउथ के कॉम्बिनेशन पे ही मिलेगा हमको। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोनोपोल, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं, वो अलग से बैठ सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अगर इतना क्लियर हुआ तो आते हैं कि भाई हम बोल रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, उसमें जाके लाइंस ऑफ फोर्स इन हो जा रहा है। तो एक चार्ज लेता हूं और पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज में कंसीडर करता हूं Q1, और एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं मैं Q। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, दोनों से लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग आउट। और थोड़ा इमेजिनेशन रखना कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स बना रहे हैं ये डेफिनेटली ऐसे तो प्लेन में तो है नहीं, ये स्फेरिकल है ना, हवा में है, कहीं पे भी चार्ज है तो वो चारों तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं इसका। तो इधर से भी आ रहा है, पीछे से भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, चारों तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स, सेम लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस, सिमिलरली फ्रॉम दिस। नाउ दिस Q1 एंड Q2 अगर बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं इस Q2 को उठा के मैं अगर इस Q1 के पास लेके आऊं तो एक जगह के बाद क्या होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल। रिपेल करेगा, है ना। दूर ले जाऊं तो रिपेल नहीं कर रहा है, जैसे जैसे पास लेके आ रहा हूं अब रिपेल कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब इस ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ उसका एक फील्ड बना हुआ है, उसका क्या बना हुआ है, एक फील्ड बना हुआ है, और वो अपना इस फील्ड के अंदर दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा है, उससे दूर जा रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी में जाके ये इसको फोर्स लगा पा रहा है। ओके, तो इसका भी अपना एक फील्ड होगा, इसका भी अपना एक फील्ड होगा, हर एक चार्ज का अपना फील्ड है, उस रेंज पे आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। जैसे हर एक चीजों का क्या होता है, अपना एक जोन बना के रखते हैं, तो इसका भी है। चलो ठीक, अब क्या है, ये अगर इसको रिपेल कर रहा है इसका मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। और रिमेंबर वन थिंग, ये जो फोर्स है ना, जितना टाइप का फोर्स दिखेगा, फोर्स हमेशा ना एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर, फील्ड टू फील्ड का इंटरेक्शन होता है, चाहे वो ग्रेविटी का फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, तो फील्ड का क्या है, इंटरेक्शन है। अब एक फोर्स दूसरे फोर्स से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगेगा फोर्स। सपोज
charge Q1 is much greater than Q2, then tell me, suppose this Q1 is applying a force on Q2 of magnitude F1, and this Q2 is applying a force on Q1 F2 magnitude. So कौन सा F1 will be greater than F2 or F2 will be greater than F1? Q1 is greater than Q2. बोलो कौन सा? Anyone? 2 is greater than F1. F2 is greater than F1. Q2 छोटा है तो F2 ज्यादा होगा. सजीदा, हाँ सर। फिर दोस्त, कौन सा होगा? F1 ग्रेटर देन F2 और F2 ग्रेटर देन F1? फिर दोस्त हाँ सर। क्या होगा? F1 ग्रेटर देन F2 और F2 ग्रेटर देन F1? सर F2 greater than F1। F2 ग्रेटर देन F1. क्यों भाई? Force is inversely proportional to distance. हाँ तो यहाँ पे क्यों है? चार्ज में बोल रहा हूँ, डिस्टेंस का तो डिस्टेंस तो बराबर है. अरे यार, पहले बताओ फोर्स का कितना होगा? फोर्स F इक्वल टू Q1, Q1 Q2 Q2 by divided by 4 pi epsilon naught epsilon r square होगा. Hmm. So be it the force that is applied on Q2 by Q1 or the force applied by Q2 on Q1, force will be remain same na. Force will be equal as per Newton's third law. ये इस पे लगा है, इसको एक्शन बोलोगे तो वो इस पे जो लगाएगा वो रिएक्शन होगा. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, I am. एक बात बताइए, इतना बड़ा क्यों होता है? मैं इसको छोटा करने जाता हूँ, ये बड़ा हो जाता है. हाँ बोलो. So F is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught epsilon r square. यही तो है फोर्स. तो ये चाहे Q1 Q2 पे अप्लाई करे या Q2 Q1 पे अप्लाई करे, फोर्स विल रिमेन सेम. ओके. क्लियर? अब देखो एक चीज, अगर पकड़ लो हमने क्या किया, यहाँ पे Q1 रखा और उसका एक फील्ड बनाया. यहाँ पे हमने Q2 दिया, उसका एक फील्ड बनाया. अगर ये Q2 यहाँ पे ना रहे, Q2 इसके पास आएगा तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा. बट अगर ये Q2 ना रहे तो क्या ये Q1 का अपना एक फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? Q1 का अपना खुद का जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर Q2 नहीं है, Q2 आया तो इसने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है. बट अभी Q2 का कोई सीन ही नहीं है, सिर्फ Q1 है चार्ज. तो क्या ये फील्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा?
हम्म, बोलो। अगर ये चार्ज है तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो अपने चारों तरफ अपना फील्ड बना के रखेगा, चाहे Q2 आए चाहे ना आए। और ये जो फील्ड है, उस फील्ड का जो इफेक्ट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसका फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस चीज से दिखाते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझको ये पता करना है कि भाई किसी भी एक पॉइंट पे, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसी भी एक पॉइंट पे इस Q1 चार्ज का इंटेंसिटी कितना है, वो कितना ताकत लगा सकता है उस जगह पे। इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? जैसे जैसे दूर जा रहा है तो कम हो रहा है, एक जगह पे से ज्यादा जाएगा तो ये फिर अपना फील्ड का स्ट्रेंथ खो दे रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहे हैं, चार्ज से जितना दूर जा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो जा रहा है। तो इस इंटेंसिटी को मुझको निकालना है कि किसी भी पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी कितना होता है ना? कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q। इस Q2 के जगह पे मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूं। फॉर माई ओन कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट एज Q। Q इज ए टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज, ये तो नॉन चार्ज है, आई नो दैट, ओके, इट इज से 1 कूलम 2 कूलम। 1 कूलम चार्ज तो काफी कम हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एनीवन? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? 6 into 10. 6 into 10 to the power 18. 6.232 into 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो 1 कूलम चार्ज में यहाँ पे 10 to 18 इलेक्ट्रॉन है, काफी छोटा चार्ज है। उसके बाद हम क्या करें? हमको 1 कूलम नहीं मिल रहा, मैं Q कूलम चार्ज ले रहा हूँ। और इस Q कूलम चार्ज को ना मैं धीरे धीरे करके इस उस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, लाके यहाँ पे बैठा दिया। अब इस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ, कर लूंगा। क्या कैलकुलेट कर लूंगा? कि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स कितना लग रहा है ना? फोर्स कितना है वो कैलकुलेट कर लूंगा मैं। कैसे करूंगा? F इक्वल टू, बोलो, F इक्वल टू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर। ये आर है, इतना फोर्स होगा वो मेरे को पता चल गया। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर? इट इज द permit. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे ये चार्ज रखा हुआ है। हो सकता है ये चार्ज हवा में है, एयर में है, हो सकता है ये चार्ज किसी मेटल में है, हो सकता है किसी इंसुलेटर में है। तो मैं ये चार्ज लेके यहाँ पे आया और इसका कैलकुलेट किया कि भाई फोर्स जो होगा इतना फोर्स होगा यहाँ। और ये किसका लॉ है? किसका लॉ है ये? F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर। ये किसका लॉ है? इट इज कूलम्ब्स लॉ। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेट हो गया। तो E कितना होगा? E का डेफिनेशन क्या है? फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सम पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिस पॉइंट पे रखने से जितना फोर्स वो लगाएगा, उसी को हम बोलेंगे वहां पे उसका फील्ड इंटेंसिटी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, उतना इंटेंसिटी है वहां पे F बाई Q।
सो एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई सॉरी Q1 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, Q1 Q डिवाइड बाई Q हो गया, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर कितना होगा ई, बोलो। Q1/Epsilon 4 पाई एप्सिलॉन हाँ, आर। तो Q1 का मुझको इंटेंसिटी निकालना है, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, दिस मच ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज देयर एट एनी पॉइंट। अब मैं आर को यहां से यहां पे ले लूं, इसको यहां पे ले लूं, तो जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे जो ये वो कम होता रहेगा। एम आई क्लियर? यस। ना, इसका पोटेंशियल कितना है, फील्ड इंटेंसिटी तो बता दिए, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, फोर्स बाई चार्ज, मतलब इसके यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कोलम, है ना। अब हमको निकालना है कि किसी भी एक पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे भाई, पोटेंशियल मतलब एनर्जी। अब जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करेंगे, वही उतना पोटेंशियल वहां पे हम बोल सकते हैं। देखो हम काम करेंगे तो किसी एनर्जी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, है ना। तो इसको ब्रिंग करके इस आर पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन, वही मेरा पोटेंशियल होगा। नाउ यू सी, वर्क डन पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपन Q। इस टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ा, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना काम करना पड़ेगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे है। और हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आर हो गए यहाँ पे, तो एफ बाई क्यू। अब एफ बाई क्यू क्या है, एफ बाई क्यू इज नथिंग बट ई, एफ बाई क्यू इज फील्ड इंटेंसिटी ई। तो एफ बाई क्यू इज इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी into R, this is potential, field intensity into R, है कि नहीं। अब फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है भाई, फील्ड इंटेंसिटी है Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये आर और ये स्क्वायर गया कट, तो कितना हो गया पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आया। यस सर। तो फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर से वेरी हो रहा है, और पोटेंशियल जो है वो आर से वेरी हो रहा है, बाकी सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ओके, इस फोर्स को किस टाइप का फोर्स बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। And this much of force is due to the point charge. We are considering this is due to a point charge. अब किसी भी मेटल को ले लो, इंसुलेटर को ले लो, जहां पे कुछ चार्ज है, तो वहां पे तो एक पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं, मल्टीपल चार्जेस होंगे। तो हर एक चार्ज का अपना अपना फील्ड होगा और उसका एक इम्पैक्ट होगा। अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो निकलेगा उस सब का क्या होगा, वेक्टर सम एट दैट पॉइंट, वेक्टर सम एट दैट पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट। हालांकि हमको ये जो पीएसयू एग्जाम है उसके लिए उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका वैल्यू, फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सम पॉइंट। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके एवरीवन? इंटरेस्टिंग एक फैक्ट देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q1 Q2 by 4 pi epsilon नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग दो मैग्नेटिक पोल रख ले M1 एंड M2, अगर दो मैग्नेटिक इंडिपेंडेंट पोल में पकड़ रहा हूं, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर ऐसा होता है तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? दैट फोर्स विल बी इक्वल टू M1 into M2 divided by 4 pi mu naught into mu r r square। सेम है, सिर्फ म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर is called epsilon, which is absolute permittivity, absolute permittivity of the medium mu naught mu r is equal to mu is equal to absolute permeability of the मीडियम। जिस मीडियम पे आप उस चार्ज को या फिर उस पोल को रखे हो, उसका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या फिर परमिटिविटी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना? What is mu naught? It is absolute permeability of air or vacuum. What is mu r or epsilon r? This is relative permittivity of the medium. This is relative permeability of the medium. तो relative permittivity और relative permeability क्या है? Relative permittivity is equal to epsilon naught, sorry, epsilon divided by epsilon. Relative permeability is equal to what? It is mu by mu naught, है ना? Mu by mu naught, epsilon by epsilon naught. This is the relative permittivity, relative permeability. तो एयर और वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होगा? एयर और वैक्यूम का रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा 1, क्योंकि एयर होने से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, so is equal to 1 for एयर, है ना? Am I clear? So relative permittivity of air is 1. Relative permeability of air is 1. Air और वैक्यूम दोनों। ओके एवरीवन, सो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। जो जो नए ज्वाइन कर रहे हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियोस देख लेना। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 और 7 हुआ है। बेसिक चीजें हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ भी दिक्कत लगता है तो फिर contact me. Okay everyone?
तो बढ़िया से तैयारी करो। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।